सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे अब से कुछ देर पहले जो एक अहम खबर सामने आई है कि मोदी ने सार्क की अहमियत को तस्लीम कर लिया है और कोरोना वायरस से मुतालिक जो सार्क कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें पाकिस्तान को शमूलियत की दरख्वास्त दी गई है भारत की जानिब से। तो ये एक बहुत अहम मामला है। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि आखिर तमाम की तमाम जो क़यादत है वो लंदन में क्यों बैठी है। इसके अलावा मजीद भी टॉपिक्स होंगे जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का पहला क्लिप हम शामिल करेंगे और प्रोग्राम के पहले क्लिप में बात होगी पाक फ़ज़ाइया का F-16 तैयारा जो कि 23 मार्च परेड की रिहर्सल के दौरान गिरकर तबाह हो गया था और विंग कमांडर नुमान अकरम इसके नतीजे में शहीद हो गए थे। लेकिन भारतीय मीडिया की जानिब से हमेशा की तरह इस बात पे भी प्रोपेगेंडा किया गया और भारतीय मीडिया की जानिब से तस्वीर दिखाई गई शहीद नुमान अकरम की और ये कहा गया कि 29 फरवरी 2019 को जो भारतीय तैयारा गिरा था और उसको गिराने के नतीजे में शहीद नुमान अकरम उस वक्त शहीद हुए थे। भारतीय मीडिया की जानिब से मजीद क्या कहा गया उस पर आपको क्लिप दिखाते हैं। भारत ने हमेशा की तरह इस बात पर भी प्रोपेगेंडा किया। लगारी साहब, भारतीय मीडिया की जानिब से शहीद विंग कमांडर नुमान अकरम की शहादत के हवाले से जिस तरह से बात की गई, जो खबरें चलाई गईं, आपके ख्याल में ये भारत की बदहवासी है, बेवकूफ़ी है या क्या है? ये अहमकाना बात है कि आप इस तरह के वाक़यात को कहाँ मिला रहे हैं और जहाँ जिनके आप टारगेट हुए वो एक अलग थे और जो इस वाक़े में जो तैयारा तबाह हुआ और उसके जो उस तैयारे को चला रहे थे वो एक नागहानी वो वाक़या था, एक हादसा था और हादसे में वो जाँ बहक हुए। तो इसका ये कहाँ से आप निकाल लाए कि जनाब ये वही हैं और इस तरह से आपने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वैसे भी किसी के भी इंतकाल कर जाने पर, किसी की भी वफ़ात पर खुश होना ये तो वैसे भी कमीनगी और तीसरे दर्जे की बात है। और एक मुखालिफ फ़ौज के या मुखालिफ अगर आपका मुल्क है तो आप उनके ऐसे वाक़यात तो इंडिया में आए रोज़ होते रहते हैं। तैयारे भी गिरते रहते हैं और तैयारे ट्रेनिंग के दौरान भी गिरते हैं और ये एक रिहर्सल थी, रिहर्सल में तैयारा गिरा और जो उसको तैयारे को चला रहे थे वो शहीद हुए। तो इसमें कौन सा ऐसी बात है जिसको आप इसको स्कैंडलाइज करें और कहानियाँ बनाएं? लगारी साहब, जिस तरह से इन्होंने तस्वीर दिखाई ये तो अपने अवाम को धोखा देने वाली बात नहीं है? उनने बहुत सी चीज़ों पर धोखा दिया, सिर्फ इस पर धोखा थोड़ी दिया है। जो धोखा उन्होंने पठानकोट के पुलवामा के वाक़े पर दिया, जो उन्होंने दिल्ली के वाक़यात पर दिया, जो उन्होंने मुंबई के वाक़यात पर दिया, वो जो भी वाक़या होता है उनके नज़दीक अगर उनको कोई बुखार भी आ जाए तो उसमें भी पाकिस्तान का हाथ होता है। अगर वहाँ पर खुदा न खास्ता कभी ताउन भी फैल जाए तो उसमें भी पाकिस्तान का हाथ होता है। अगर उसमें कोई अभी कोरोना आएगा तो उसमें भी पाकिस्तान का हाथ होगा। दिल्ली में 4-5 केस सामने आ चुके हैं और भी केसेस आएंगे तो इस तरह से लगेगा जनाब ये भी पाकिस्तान ने भिजवाया है और पाकिस्तान ने खसूसी ज़राए से भेजा है। हालांकि पाकिस्तान जो है ख़ुद कन्फ्रंट कर रहा है, खुद इस सूरत हाल को मुकाबला कर रहा है, लेकिन भारत का हर मसला जो है उसके पीछे उसको तो यानी ये उनकी रिवायत है, उन्होंने प्रोपेगेंडा करना ही करना होता है। बिल्कुल सही। हम अपने अगले क्लिप के जानिब बात करेंगे। नाज़रीन, हमने कल की थी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि अब ना सिर्फ हुकूमत, ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि आखिर शहबाज शरीफ साहब बाहर क्यों हैं और वो वापस क्यों नहीं आते। इस हवाले से एक मारूफ एंकर क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। पार्टी में धड़ेबंदी और इख्तलाफात की खबरें भी ज़ुबान ज़दे आम हैं। लगारी साहब, लेकिन क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब की वापसी अचानक से बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने लगी है? नहीं, वापसी तो जोर नहीं पकड़ा है, वापसी के मुतालबे ने जोर पकड़ा है। अगर वापसी जोर पकड़ा तो मालूम हुआ कि जी आज शहबाज शरीफ साहब ने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है और उन्होंने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, उनके जो है वो पूरे के पूरे टीची केस तैयार हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल तो नहीं है। यहाँ मुतालबात कर रहे हैं, वर्कर कर रहे हैं, अरकान पार्लियामेंट कर रहे हैं, उनकी पार्टी के अहदेदार कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं, अपोजिशन के दीगर पार्टियाँ कह रही हैं, बिलावल ने कहा है और दीगर लोग कह रहे हैं। तो उनकी तरफ से तो ये मुतालबा है कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए, उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन के चैम्बर को आबाद करना चाहिए, वहाँ पर आकर बैठना चाहिए। देखें, एक रिकॉर्ड की बात होती है
जब खुर्शीद शाह लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो रोज़ाना की बुनियाद पर वो आकर चैम्बर में बैठते थे और कोई भी किसी भी किस्म के हालात हो, मौसम कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई चीज़ भी हो, खुर्शीद शाह अपने चैम्बर में बैठते थे और वहाँ पर लोगों से मुलाकातें करते थे, अरकान पार्लियामेंट से मिलते थे और जो भी उनसे आकर मिला करते थे उनसे मुलाकातें। और फिर उनने जो कमेटी थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसकी लगातार मीटिंगें की थी। वो बहुत फ़ाल लीडर ऑफ अपोजिशन थे। मेरे ख्याल में गुज़श्ता कोई 10-15 साल के अरसे में उन जैसा फ़ाल लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं था। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन तो बने हैं लेकिन उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर बहुत कम अपना रोल अदा किया है। उन्हें वैसे मुल्क में आना चाहिए, ये एक आम मुतालबा है और हमारी भी ख्वाहिश है कि वो आएँ और ऐवान में आकर अपनी गुफ्तगू करें, बातचीत करें और कानून साजी में हिस्सा लें और भारत अपना राय तो देना। एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उनकी राय की बड़ी अहमियत है। हमारे एक तो लीडर ऑफ हाउस नहीं जाते हैं ऐवान में, वज़ीर आज़म भी ऐवान में कम ही जाते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं आते हैं। तो इस तरह तो सूरत हाल ठीक नहीं। दिसंबर में गए थे शायद, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च जो है चल रहा है, चौथा महीना चल रहा है। तो ऐसी मुझे नहीं समझ में आता कि कैसी कौन सी मजबूरी लगाई साहब, राय देना तो दूर की बात है, हम देख रहे हैं कि सारे मामले पर नून लीग की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। तो इस खामोशी के पीछे क्या राज है? वो राज को ख़ुद भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी लीडरशिप जो है वो आवाम को कभी कभी इंगेज नहीं करती है और कभी कभी वो इस तरह एक अबहाम सा छोड़ देते हैं। असल बात ये होती है कि आवाम किस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, आवाम को कौन सी मुश्किलात हैं। आप अगर आवाम को आपको मुंतखब करते हैं तो आपने उनकी नुमाइंदगी बहरहाल करनी होती है, आप उनकी तरफ से बात करनी होती है। लोग आपको इसके लिए नहीं मुंतखब करते हैं कि या तो आप मनसब पर आकर बैठें और इक़्तिदार संभालें और अगर आपको अपोजिशन में बैठना पड़े तो आप अपना किरदार अदा ना करें। तो लोग तो इसलिए नहीं करते ना कि आप अपना किरदार अदा ना करें, लोग तो इसलिए कहते हैं कि आप आएँ। ये क्या बात हुई कि पूरी की पूरी पार्टी खामोश हो जाए, सिर्फ एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो गुफ्तगू करें और कभी कभी गुफ्तगू हो तो ख्वाजा आसिफ की वो भी कम ही होती है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी बिल्कुल खामोश हैं और अभी एक दफ़ा ही आई हैं बस। जी उनकी मरियम नवाज शरीफ तो वो तो शायद उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। लेकिन लगाई साहब, ये जो बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब किसी खुफिया डील में मुलव्विस हैं, ये बातें क्यों हो रही हैं? अच्छा देखिए, ये इनका डील का तरीक़ाकार तो बहुत पुराना है, आज का नहीं है। आज से 20 साल पहले भी इन्होंने डील ही की थी। ओ माय गॉड, लेकिन जब दूसरों की कोई डील भी ना हो और अगर दूसरों का कोई अगर उनके पास क्लू हो तो फिर इतना शोर होता है मीडिया का भी और अपोजिशन का, खुद नून लीग का भी। बेनज़ीर आ रही थी मुल्क में और उन लोगों को पता था कि उनकी जान महफूज नहीं है, फिर भी इन्होंने शोर बजाया, डील 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 डील। क्या मरने के लिए कोई डील करता है क्या इसलिए कोई डील करता है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए? बेनज़ीर जानती थी, बेनज़ीर को पता था कि उन्हें चले जाना है, उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा, ये बात उनके इल्म में थी। और उन्होंने कई दफ़ा अपनी मुलाकातों में कहा था, ये बात तमाम लोगों से कहा था। उनको सारी सूरत हाल का जो 18 अक्टूबर को यहाँ पर हुई थी उसका भी पूरी सूरत हाल का इल्म था, उनको एक एक चीज़ का मालूम था और उनको ये मालूम था कि उनकी जान महफूज नहीं है। उसके बावजूद वो रिस्क लेकर आई थी। देखें, ऐसा होता है, लीडरशिप का काम ये होता है कि जिस तरह से वो पाकिस्तान पहुँची और जो उनका एहसास था पाकिस्तान पहुँचने के वक्त का, तो आप उस वक्त को, उस लम्हे को, उस ख़ास लम्हे को याद करें तो कैसे उनके अंदर जज्बातियत थी, कैसे वो रो रही थी अपने सरजमीन पर। फिर उन्होंने अपनी किताब में भी इसका इजहार किया, रिकन्सिलिएशन में। तो लीडर तो ये होता है कि जनाब आप अपने वतन के लिए, लाहौर में आई थी तो भी लाखों इंसान थे जो उनका इस्तकबाल करने आए थे और उसके बहुत अरसे के बाद 20 साल के बाद जब यहाँ पहुँची, 21 साल के बाद जब पहुँची हैं कराची में, तो भी उनकी सूरत 86 से फिर इसके बाद 2007 में जब पहुँची हैं 21 साल के बाद, तो भी उनका इस्तकबाल वैसे ही हुआ, उससे बढ़कर हुआ। और बेनज़ीर भुट्टो लग रहा था कि वो एक बड़े लीडर के तौर पर आई हैं और ये जानते हुए आई हैं उनकी जान को खतरा पेश है, मगर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की है। ये तो जान क्या, ये तो मच्छर के काटने से भाग जाते हैं और कहते हैं कि मच्छर बड़े काट देंगे, की करिए।
ठीक है, अपने अगले क्लिप की जानिब बढ़ेंगे। का अफगान अमन माहिदे की बात करेंगे और इस अमन माहिदे के तहत अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान से अपने फौजियों का इनखला शुरू हो गया है और इस बात का मकसद ये है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। लेकिन इस माहिदे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। क्लिप आपने देखा। लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि जो अफगान अमन माहिदा है ये किसकी जीत है और किसकी हार? देखिए, अफगान अमन माहिदे के नतीजे में अगर अमेरिकी अफवाज चली जाती हैं और अगर अफगानिस्तान में अमन कायम होता है, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, अच्छा। मरबूत हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर अमेरिकी फ़ौज चली जाती है तो इसका मतलब यह है कि गैर मुल्की अफवाज चली गई और यहाँ पर इन्होंने अपना सिस्टम जो है वो कर लिया है। लेकिन यहाँ पर भी 2-3 पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं। एक तो ये है कि इंतखाबात के नतीजे में अब्दुल्ला और अशरफ गनी 2 फरीक के तौर पर सामने आए और उन्होंने भी इस तरह से इक़्तिदार अपने पास रखना था कि 2 साल 2.5 साल उन्होंने रखना था, 2-2.5 साल उन्होंने रखना था। और ये सूरत हाल अब भी एक बड़े हद तक मौजूद है कि अब अब्दुल्ला अपनी बारी आने पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, तो ये एक सवाल या निशान मौजूद है। फिर तीसरे बड़े फरीक जो हैं वो तालिबान हैं और तालिबान ने बड़े इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है। बहुत से सूबे जो हैं बरह रास्त तालिबान के कंट्रोल में, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके पास है, वहाँ पर सारा कुछ उनके पास है। तालिबान के माजी के रवैये हैं जिसको तालिबान आम दुनिया ये समझती है कि इससे सोसाइटी बहुत पीछे चली जाएगी, यानी वो ख़वातीन की अमली ज़िंदगी में शिरकत, क्या वो इसको कबूल करेंगे नहीं करेंगे, क्या वो इस ख़वातीन की तालीम जो उन्होंने स्कूल बंद कर दिए थे बच्चियों के, क्या वो तालीम के इदारे जो हैं वो अब चलने देंगे नहीं चलने देंगे, ख़वातीन की तालीम की वो हक़ में होंगे कि नहीं होंगे, वो मॉडर्न जो जदीद तालीम है साइंस की, तिब की, इंजीनियरिंग की, क्या उसमें ख़वातीन का हिस्सा होगा या नहीं होगा। ये बड़ी बातें हैं। अगर तालिबान इस बात को मानते हैं तो शायद सोसाइटी आगे बढ़ेगी, वरना सोसाइटी की एक पोलराइजेशन मौजूद है। देखें ना, अशरफ गनी एक फ़रीक है, अब्दुल्ला शुमाली ताज दूसरा फ़रीक है। और जो कह रहे थे जनाब मुशाहिद हुसैन साहब, तालिबान तो शायद इतने करीब नहीं थे ईरान के करीब तो शुमाली इत्तेहाद था और शुमाली इत्तेहाद की मदद भी होती रही है। उधर सेंट्रल एशियाई रियासतों से उधर जो है वो अपना उनसे मदद होती रही है ईरान से, और उनको खासी इस मदद की सबब उन्होंने भी पेशकदमी की थी और शुमाली इत्तेहाद का इक़्तिदार में आना भी मुमकिन हुआ था, इसलिए कि जनरल कासिम जो थे, जनरल फ़हीम जो थे, वो आकर इक़्तिदार में शामिल हुए थे, जो वो अहमद शाह मसूद के करीबी साथी थे और हामिद करज़ई के साथ वो बल्कि उस्ताद रब्बानी को भी उसमें शरीक किया गया था। मसला ये है कि क्या ऐसा होता है कि जो मुख्तलिफ मुतहारिफ फरीक हैं, गुलबदीन कहेंगे कि जी मेरा भी हिस्सा है, वो जो प्रोफेसर सयाफ हुआ करते थे उनके जो पार्टी है वो कहेगी हमारा हिस्सा है, मौलवी नबी मोहम्मदी साहब फौत हो गए लेकिन उनकी पार्टी, उनका ग्रुप मौजूद है, वो कहेंगे जी हमारा हिस्सा कहाँ गया। अहमद गिलानी कहेंगे कि हमारा हिस्सा कहाँ गया, उनके जो बाकी लोग हैं वो कहेंगे हमारा हिस्सा कहाँ गया। तो इस तरह से मुख्तलिफ फरीक़ैन हैं, सबके साथ बैठ कर चीज़ों को एक मुत्तफ़क़ा नतीजे तक पहुँचना होगा। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा था कि अशरफ गनी अमन माहिदे के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है? इसलिए कि उन्होंने आते ही पहली शिक जो थी कि कैदियों की वापसी होगी और जल्दी वापसी होगी, तो उन्होंने पहले तरह आकर कहा कि हम तो ये शिक ही नहीं मानते। बहुत बाद में उन्होंने ये शिक की बात मानी, लेकिन उन्होंने मसाइल तो पैदा किए हैं। और वो मसाइल क्यों पैदा करते हैं? इसलिए कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला के जैसे कह रहे थे मुशाहिद साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उनके इंडिया के साथ बहुत करीबी रवाबित रहे हैं। हालांकि जलावतनी के अय्याम में हामिद करज़ई क्वेटा में बैठे हुए थे और यहाँ क्वेटा में उनको पनाह मिली हुई थी, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो देखते हैं दिल्ली की तरफ थे, क्वेटा की तरफ क्या, इस्लामाबाद की तरफ क्या, उनकी नज़रें जो थी वो दिल्ली की तरफ ज़्यादा होती थी। और अशरफ गनी भी दिल्ली की तरफ देखते हैं और उनकी भी नज़रें दिल्ली की तरफ होती थी। और यही, लेकिन दिल्ली का इसमें कोई किरदार नहीं है। ये जो माहिदा हुआ है इसमें दिल्ली को माइनस किया गया, इससे वो खुद नाराज़ हुआ। देखें ना, जो ट्यून था, जो लहजा था, जो गुफ्तगू थी, जो अंदाज़ था उसमें दिल्ली में ट्रंप का, वो तो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। इससे तो पूरा तिलमिला उठा था पूरे का पूरा अमरीकी इंडियन मीडिया भी और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत बुरे तरीके से नाराज़ हो गए थे कि जनाब ये क्या किया ट्रंप ने। ट्रंप आया पाकिस्तान में मोदी की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, उसने पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ा दी। और मोदी जो है, जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ आएँ बाएँ शाएँ करने की वो बड़ी उसको महारत है, तो
तो वो शाहरुख खान चित पड़े हुए थे और वो बड़ी तवक्कुआत लगा कर बैठे हुए थे कि जनाब पहली दफ़ा ऐसा होगा कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा सही और इंडिया के बारे में अच्छी बातें करेगा। वो तो ऐसा नहीं हुआ था। तो इस नतीजे में इंडिया को फिर अफगानिस्तान में उसका रोल ही नहीं है और बनता भी नहीं, वैसे भी नहीं बनता है। पाकिस्तान पड़ोसी है, पाकिस्तान की 1000 से ज़्यादा किलोमीटर से ज़्यादा उसकी सरहद अफगानिस्तान से मिलती है और उसने अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान ने बहुत दुख उठाए, बहुत सदमे उठाए, बहुत नुकसान उठाए हैं। और ये नहीं है कि पाकिस्तान किसी से फ़ायदा चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये तो चाहता है ना कि उसके अपने मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर तो अमन रहे ना, हमारे मुल्क में मुसीबतें नाजिल ना हों। वैसे आने वाले दिनों में आपको लगता है इससे कोई खतरात होंगे? नहीं, खतरात की बात तो यूं है ना कि जो इक़्तिदार के फरीक हैं वो मिल बैठे और ये जो इसके बाद इंट्रा अफगान जो डायलॉग होना है वो कहाँ होता है अभी भी देखना है कि वो जर्मनी में होते हैं या स्वीडन में होते हैं या नॉर्वे में होते हैं या पाकिस्तान में होते हैं या अमेरिका में, कहीं भी होते हैं। तो इंट्रा अफगान डायलॉग ही तय करेंगे कि मुस्तकबिल का ढांचा क्या होगा। क्या ये मौजूदा आइन है अफगानिस्तान का, उस पर अमल होगा? क्या तालिबान जो हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, अपने आप को नरम पड़ेंगे और वो चीज़ों को समझेंगे, दुनिया के तकाज़ों को समझेंगे, जो पिछली गलतियाँ थीं उनको नहीं दोहराएंगे। अच्छे काम उनने बहुत के अमन किया था और उनने मंशियात की काश्त टोटल बंद कर दी थी, ये अच्छी चीज़ें भी हुई थी। बिल्कुल ठीक है लगाई साहब, हमें यहाँ पर ब्रेक के जाने बढ़ना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मोदी ने सार्क की अहमियत को मान लिया है। भारत का सार्क की अहमियत को मानना क्या पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि मोदी की जानिब से सार्क की अहमियत को मान लिया गया है और कोरोना वायरस से मुतालिक जो सार्क कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें पाकिस्तान को दरख्वास्त दी गई है भारत की जानिब से। लगारी साहब, इसे हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फ़तह करार दे सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फ़तह जो है वो हुकूमत के मौक़िफ़ की फ़तह नहीं है। असल में हालात ऐसे पैदा हो गए हैं और कि मोदी को इस बात का इदराक और एहसास हो गया है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर तमाम हुकूमतों को मिलकर सरकारी सतह पर वो करना होगा, मिलकर काम करना होगा, तभी इस जो वो वायरस है इसके साथ कॉन्फ्रंट कर सकेंगे। उन्हें भी यूरोप इस वक्त इस सूरत हाल का शिकार है। आपने देखा है कि इटली में टोटल लॉकडाउन हो गया है, स्पेन वो लॉकडाउन हो गया है, यही हालत फ्रांस की है, ऑस्ट्रिया की भी यही हालत है। वहाँ बड़े बड़े जो ममालिक हैं यानी इकनॉमी के लिहाज से बड़े हुजूम के ममालिक, वहाँ पर अब लॉकडाउन होता जा रहा है या मैक्सिमम वहाँ पर जो एक्टिविटी है ज़िंदगी की बहुत कम होती जा रही है। तालीमी इदारे बंद होते जा रहे हैं। बरतानिया में भी तालीमी इदारे बंद हैं और वहाँ पर भी जो है ऑनलाइन एजुकेशन, पाकिस्तान में भी ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया। मेरे ख्याल मैंने सुना है कि पाकिस्तान में स्कूलों के हद तक भी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर मिलकर एफर्ट्स करती हैं हुकूमतें तो अच्छी बात होगी। सार्क की अहमियत को अगर कोरोना ने तस्लीम किया है तो बहुत सी और चीज़ें भी हैं जिनको समझना होगा। कश्मीर में एक तरफा इक़दाम मोदी के, उसको रियलाइज़ करना होगा। कोरोना ने एक चीज़ रियलाइज़ करवाई है कि कश्मीर का अलमिया, कश्मीर का 9 महीने तक ये सूरत हाल का शिकार रहना और लोगों का तकरीबन इस वक्त जो हैं वो उनको अप्रैल और मई, जून, जुलाई, ये बाकी तकरीबन 8 महीने तो हो ही चुके हैं, 9वां महीना लगने वाला है। तो वो इस सूरत हाल से जो है वो गुजर रहे हैं। क्या वो मोदी को वो रियलाइजेशन नहीं आएगी? और उसके अलावा जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ से वहाँ पे ज़्यादा हलाकतें होने का खदशा है, जाहिर है। एक तो बड़ा मुल्क है, दूसरा उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक है, बहुत वीक है। चीज़ें जो हैं हाइजीन जो है वो ठीक नहीं है और उनके पास ग़िज़ा मुनासिब तौर पर नहीं है। देखें, पाकिस्तान के हालात जैसे भी बुरे रहें, अच्छे रहें, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का मयार ज़िंदगी बढ़ा है। इंडिया में लोगों का मयार ज़िंदगी नहीं बढ़ा है, लोग बहुत बदहाली में रह रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा है कि हमारी देही ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है, मेजर तब्दीली नहीं आई है और लोगों को आसाइशें नहीं हासिल हुई हैं, लेकिन एक हद तक लोग 1 स्टेप फॉरवर्ड हुए हैं।
इंडिया में ये भी नहीं हुआ है। इंडिया में 80 करोड़ से लेकर 1 अरब तक की आबादी को ये मालूम ही नहीं है कि फ्लैश सिस्टम क्या होता है, या किस तरह से जो है वो उनके जो वॉशरूम सिस्टम होता है उसको उनको अंदाज़ा तक नहीं है, पता ही नहीं है। आप दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं कर सकते हैं सुबह के वक्त। अगर 8-9 बजे 7:30, 8, 8:30, 9 बजे तक अगर आप लैंडिंग करें तो आपके लिए ऐसी बदतरीन मिसालें होंगी। आप अगर दाएं तरफ को बैठे हैं तो फिर आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी या खिड़की गिरानी पड़ेगी। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं खुले आसमान की तरह, मर्द, औरतें, बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, और इस तरह से वाशरूम ना होने से जो सूरत हाल होती है वो बेचारे इस तरह से होते हैं। ये इंडिया की हालत है। और इंडिया इस हालत में वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है जब उसका अमीर तरीन शहर जो है मुंबई, उसका ये हाल है, तो गरीब शहरों का क्या हाल होगा। तो ये एहसास तो बहरहाल। लेकिन लगाई साहब, ये बात भी की जा रही है कि मकबूजा कश्मीर में जो लॉकडाउन है वो अब दुनिया को उसका एहसास होगा, क्योंकि दुनिया खामोश रही, अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाए गए। मकबूजा कश्मीर में अभी भी 4 नौजवान शहीद हो गए हैं। अभी देखें ये सूरत हाल जो वहाँ हो रहा है इटली में, मैंने देखा है कि किस तरह लोग खिड़कियों में एक दूसरे से खड़े होकर खिड़कियों से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, लोग खिड़कियों से सर निकाल कर एक दूसरे की तरफ देख कर बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है पूरी आबादी को कोरोना का वायरस नहीं लगा है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के तौर पर उनको जो है घरों में कहा गया है कि आप अपने घरों पर रहें, और उनके बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। तो अब वो उनको अंदाज़ा होगा कि पुरअमन हालात में वहाँ कोई बाहर फौजी नहीं खड़ा हुआ है, इंडियन फौजी तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ है ना, कहीं भी नहीं खड़ा हुआ है, और ना वहाँ पर कोई रियासत का जब है, ना वहाँ पर तलाशियाँ हो रही हैं, ना वहाँ बेहुरमतियाँ हो रही हैं, ना इसी सूरत महज किसी को ये कहना कि आपने 24 घंटे, 48 घंटे, या आपने 3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ता इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना है, तो पागल हो जाता है इंसान। और वो जो है 9 महीने से अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। तो ये बात इंडिया को कब रियलाइज़ होगा? जब इंडिया पूरा लॉकडाउन हो जाएगा, तब इंडिया को अंदाज़ा होगा कि किस तरह होता है लॉकडाउन, और किस तरह से लोगों को अजियत में रखा जाता है, किस तरह लोगों को परेशानी में रखा जाता है। अच्छा लगाई साहब, पाकिस्तान में जो कोरोना के हवाले से इकदाम किए गए हैं, शादी हॉल्स पर पाबंदी है, तालीमी इदारे बंद है, इज्तिमात पर भी पाबंदी लगा दी गई है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं इवन हमारे ऑफिस में भी हैंड सैनिटाइज़र लगाए गए हैं, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए हैं। तो आपके ख्याल में ये इकदाम काफ़ी हैं या मज़ीद भी अब कुछ करने की ज़रूरत है? एक तो ये है कि सिंध की हद तक तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पर वज़ीर आला और उनकी काबीना के अरकान जो हैं बहुत विजिलेंस हैं, और वो चीज़ों को बहुत हसासियत के साथ देख रहे हैं। कल शादी हाल जब बंद हुए तो हमें भी बहुत से फ़ोन आए और दोस्तों ने बात की है, लेकिन यहाँ पर वज़ीर आला से लेकर वज़रा और कोई भी इस बात को सुनने को ही तैयार नहीं था कि जनाब क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को इजाज़त दीजिए। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, अगर कहीं पर 10 आदमी मिलकर बैठते हैं और अगर कोई ख़तरा होता है तो उसके ज़िम्मेदार हम ही समझे जाएंगे, हम ऐसी सूरत हाल को कबूल करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन क्या हमारे सामने मिसालें नहीं हैं? यूरोप की मिसालें नहीं हैं? क्या हमारे सामने इटली की है? वो सारे ममालिक, और चीन ने ऐसा किया। चीन ने अपनी आबादी को पहले शहरों को जो है अब क्लियर करार दिया है, बहुत से शहरों को, इवन वुहान भी बड़ी बड़ी हद तक क्लियर हो गया है, और वहाँ पर लोग जो हैं बाहर निकल रहे हैं, और वहाँ पर नर्सें और डॉक्टर विक्ट्री का निशान बनाते हुए और अपने मुंह से वो उतार कर, अपना मास्क उतार कर वो सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने फतह हासिल कर ली है। फिर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो वाक़यात हो रहे हैं। ऐसा ही है। लगाई साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की अभी एक स्टेटमेंट आई है, सक्खर से आने वाले 40 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए और 13 ऐसे अफराद बताए जा रहे हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सबसे ज़्यादा सिंध में ही हो रही है। नहीं, वो सक्खर से तो उन लोगों को लाया गया है ना कि जो वहाँ से आ रहे हैं, जो तफ्तान से आए थे और वहाँ आ रहे हैं। तो इन्होंने अपनी उन लोगों को कबूल किया है सिंध ने, जो लोग बाहर से सफ़र करके आ रहे हैं, और उनके लिए यहाँ उनने इंतज़ाम किए हैं। देखें, अगर तफ्तान में होते तो वायरस तो उनको लग चुका है, अगर कोयटा आते वायरस तो उनको लग चुका है, अगर सक्खर में होते वायरस तो उनको लग चुका है, अगर कराची आए हैं तो वायरस तो उनमें मौजूद है। अब ये है कि हम उनको केयर करें और उनको बेहतर तिबी सहूलतें दें, और वो इसमें ठीक हो जाएंगे, इसलिए कि इसमें परसेंटेज ठीक होने का ज़्यादा है। अगर वो इलाज ना होने की वजह से या प्रॉपर केयर ना होने की वजह से अगर किसी की जान चली जाती है तो वज़ीर आला को इस बात का अफसोस होगा।
मैं कहता हूँ पंजाब ने, उन्होंने अपनी आबादी को, लोगों को दरवाजे बंद कर दिए, और जो वहाँ के लोग जो ज़ायरीन, तो ज़ाहिर है सिर्फ सिंध से तो नहीं गए हैं या सिर्फ कराची शहर से तो नहीं गए हैं, ज़ायरीन तो पंजाब के दूर दराज के इलाकों से भी गए हैं, उनको वापस या तो दाखिले की इजाज़त नहीं है या हमारा रिपोर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, दो सूरतें हैं ना। अगरचे मैंने सुना है कि एक केस रिपोर्ट हुआ है लाहौर में, लेकिन लाहौर में एक केस रिपोर्ट हो गया इसलिए कि लाहौर में सहूलत मौजूद है। आप जाकर और शहरों पर आप रिपोर्ट वो देखें, सहूलत ये हासिल हो कि उनको चेक किया जा सके। हम आते हैं हमारे दफ्तर के सामने, सबसे पहले हमें इस प्रोसेस से गुजरना होता है अपने दफ्तर में। हमारे दफ्तर ने ये कमाल का काम किया है कि आते ही हमारा सबका, एक किसी तखसीस के बगैर हम सबका जो है वो चेकअप होगा, हमें देखा जाएगा कि हम में से कोई सिम्टम्स तो नहीं है, होना तो दूसरी बात है, किसी के अंदर किसी हल्की सी भी इस बात का इम्कान तो नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो इस प्रोसेस से गुजर कर आ रहे हैं, ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। इसमें लोगों की भी तो गलती है। कल एक खबर आ रही थी कि जो जिनको करंतना किया गया है उनमें से एक ऐसी खातून थी जो वहाँ से भाग गई, तब लोग खुद रिस्क ले रहे हैं। ये भी है, लेकिन ये कि जहाँ पर उनको रखा गया है वहाँ सहूलतों की सूरत हाल कैसी है। अगर वहाँ पर रहने से पहले ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे 17 जो कोरोना में वो हैं तो वो सारे के सारे ही कोरोना के वो थे, वो तो मुतादी है, एक आदमी से दूसरे आदमी को लगता है। तो अगर ये इसका इंतजाम नहीं था कि भाई लोगों को एक दूसरे के करीब करने से जो है ये बीमारी लग सकती है, तो उनको अलग अलग करके रखा जाता। जिस तरह के हमें बताया गया कि तफ्तान में इंतजाम किया गया, वो तो बेड एक दूसरे के साथ लगा हुआ है, तो उससे तो और भी वायरस, उससे वैसे भी मतलब ही अगर इसको है तो आखिर तक चला जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इंतजामात हैं। वज़ीर आला ने खुद जाकर जिस तरह से उनने चेकअप किया, अस्पताल का जाकर देखा, इंतजामात देखे, आज गए हैं। वो रोज़ाना बिला नागा शाम को 7 बजे मीटिंग करते हैं सिर्फ कोरोना के इशू पर, और तमाम अथॉरिटीज़ को बुलाते हैं और बिठाते हैं, और फिर रोज़ाना की रिपोर्ट लेते हैं हर चीज़ पर, रोज़ाना के कार्रवाई का हुक्म भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह करे कि कोरोना पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब बढ़ना है, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे जनूबी पंजाब पर सियासत जारी है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस बात की मुखालफत की जा रही है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून की जानिब से विफाकी हुकूमत की जो नए सूबे बनाने के हवाले से करारदाद है उसकी मुखालफत का इंदिया दिया गया है। लगाई साहब, विफाकी हुकूमत की जानिब से बात की गई थी जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हवाले से करारदाद लाने की, लेकिन मुस्लिम लीग नून कह रही है कि वो इसकी मुखालफत करेगी। मुस्लिम लीग नून को क्या प्रॉब्लम है नया सूबा बनने से? मुस्लिम लीग नून जो है वो कॉलोनाइजेशन करना चाहती है। वो ये चाहती है कि जो सराइकी इलाके हैं वो उनके पास रहें, ताकि उनके नाम पर फ़ंड लेकर हम अपना सेंट्रल पंजाब पर खर्च करते रहें। 23 अजला जो हैं वो पसमानदगी की इंतहा पर रहे हैं। उन्हें डेवलपमेंट में शामिल नहीं किया गया, और कुछ वहाँ आबादकारी की गई। ये हुआ कि ईस्ट पंजाब से आने वाली आबादी को वहाँ बसाया गया, और कुछ सेंट्रल पंजाब से आबादी की नकल मकानी करके वहाँ बसाया गया, वहाँ ज़मीनें अलाट की गई और बड़े पैमाने पर आबादकारी की गई, और ये समझा गया कि अब हमने इन ज़ुल्लों को ले लिया। लेकिन वहाँ की आबादी, ये जो थल का इलाका है 7 अजला का है, मुल्तान डिवीज़न है, साहिवाल डिवीज़न है, और अपना भावलपुर डिवीज़न है, डेरा गाजी खान डिवीज़न है। ये जो बहुत बड़ा इलाका है, 21 अजला यहाँ पंजाब के और 2 अजला खैबर पख्तूनख्वा के, ये सराइकी बेल्ट है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि आबादकारी की बुनियाद पर जिस तरह से उन्हें अब वो ज़माना नहीं है, आप लोगों को ग़ुलाम नहीं रख सकते। आपको लोगों का मुतालबा मानना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब जब लोगों ने ये तय किया है कि हम ये ज़ुबान बोलते हैं, सिंध में सिंधी बोली भी जाती है, पढ़ाई भी जाती है, लिखी भी जाती है, और उनका राइट है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो पढ़ाई जाती है, और मज़े की बात यह कि 2 अजला हैं सराइकी के, लेकिन पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सराइकी सिलेबस का हिस्सा है।
और वो मानती है वहाँ की हुकूमत, और इन्हीं की मानती है, PTI वालों की हुकूमत मानती है, और उससे पहले ANP एक हुकूमत मानती थी। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं जनाब, यहाँ पर सब लोगों को जो हम एक ही ज़ुबान पढ़ाएंगे, जो पंजाबी जो लाहौर की ज़ुबान है, नहीं समझते यहाँ के बच्चे। अब बच्चों को अब लोगों की नस्लें तब्दील नहीं कर सकते हैं, लोगों की आप ख्वाहिशात के साथ नहीं लड़ सकते हैं। तो नवाज शरीफ वहाँ से इसलिए बेदखल हुए सियासी तौर पर, और मुस्लिम लीग नून को इसलिए शिकस्त हुई सियासी तौर पर कि उसने अमलन सराइकी सूबे की मुखालफत की और उसके साथ नहीं दिया। अब इसके नतीजे में मैं बिल्कुल 100% ये कह रहा हूँ कि वाइप आउट हो जाएगी, वाइप आउट, यानी सराइकी बेल्ट में मुस्लिम लीग नून का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और वो बहावलपुर के लोगों को, आबादकारों को खुश करना चाहती है। बहावलपुर में भी उसका कोई स्टेक नहीं है, बहावलपुर से भी उसको वोट नहीं मिलेंगे। पिछले दिनों एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हम मदद करेंगे, वो ये कह रहे थे कि हम हुकूमत का साथ देंगे अगर वो सराइकी सूबा बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो। लेकिन एहसन इकबाल बेचारे एक की आवाज़ कौन सुनता है, ऊपर तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फैसला करने वाले हैं। उन्हें ये फैसला करना होगा कि सराइकी बेल्ट को तस्लीम करना होगा और उनका सूबे का हक तस्लीम करना होगा। और ये तो 1818 में रंजीत सिंह ने आकर कब्जा किया, उससे पहले तो मुल्तान हमेशा से अलग सूबा रहा है। फिर उसके बाद 1901 में जो है वो डरा इस्माइल खान को और टांग को शामिल किया गया खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और उसके बाद जो है मियाँ वाली को यहाँ शामिल किया गया। मियाँ वाली इंतज़ामी तौर पर वैसे भी सराइकी बेल्ट का हिस्सा है, बखर सराइकी बेल्ट का हिस्सा है, तो आपको ये फैसला करने में कौन सी परेशानी है। इससे वफाक का सबसे मजबूत तरीन जो बाइंडिंग फोर्स है वो सराइकी बेल्ट है, और वफाक उसके बगैर कमज़ोर होगा। अगर पंजाब का हकीकी बुनियादों पर अलग सराइकी सूबा नहीं बनता है तो वफाक को ये ख़तरात लाहक रहेंगे। लोगों का अदब इत्मीनान रहेगा कि सारे सूबे मिलकर भी वो कहते हैं कि जी हम अक्सरियती उसमें हैं, लिहाजा सारे के सारे हम मफाद लेंगे, तो ये लोग अब तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वहाँ पर सराइकी का एक मजबूत केस मौजूद है और उनको 23 अजला पर सराइकी सूबा देना होगा। सही। अच्छा लगाई साहब, बात करेंगे दुनिया के सबसे तवीलुल कामत शहीर सुमरो की, जो कि सिंध हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला हैं और उन्होंने बहुत टाइम से मदद की अपील की हुई थी, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से उनकी मदद नहीं की गई। अब विफाक ने उन्हें एक चेक दिया है। लगाई साहब, अमानुल्लाह की मिसाल भी हमारे सामने है। हम अपने लेजेंड्स की कदर क्यों नहीं करते? जब वो मुश्किल में होते हैं तो हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई इमदाद फराहम क्यों नहीं की जाती? मैं हुकूमत सिंध से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचोहो से मैं गुजारिश करता हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू कि नसीर सुमरो के इलाज की पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी उठाएं और उसको पूरा करें। नसीर सुमरो मेरे लिए भाइयों की तरह है, मेरे बहुत अज़ीज़ है, मेरा दोस्त है और हमारा बहुत अच्छा साथ रहा है। मेरे लिए वो बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि भाइयों की तरह है। तो मैं अपने ज़ाती तौर पर ये फ़ील करता हूँ और मैं हुकूमत से कहता हूँ कि ये हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे और ये ना देखा जाए कि अमानुल्लाह भी तरसता रहे और तड़पता रहे। और नसीर सुमरो ये लीजेंड है भाई, ये पाकिस्तान की पहचान है। मैंने लंदन में इसके साथ घूम रहा था, सारी दुनिया इसको देख रही थी। जो भी गली में रोड पर आता था वो भाग कर इसके पास पहुंचते थे और इसके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। उस दिन जो है जब मैं और नसीर सुमरो लंदन में घूम रहे थे तो इतने लोगों ने तस्वीरें बनाई कि हम थक गए थे बाकायदा। तो ये आपकी पहचान है, आपके लिए एक बड़ा नाम है। नसीर सुमरो के लिए हुकूमत को बहरहाल करना चाहिए और उसको मुकम्मल सूबाई हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगाई साहब आज के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।